हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं, जिसमें से 4 विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके थे। शुरू करते हैं 5वीं विशेषता, जिसका नाम है संघीय न्यायालय। न्यायालय का अर्थ आप लोग जानते ही हैं कि न्यायालय में न्याय किया जाता है। तो उस समय केंद्र में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसका क्षेत्राधिकार प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालयों को मौलिक तथा अपीलीय अधिकार दिए गए। संघीय न्यायालय का कर्तव्य था कि वह संविधान की व्याख्या करे तथा प्रांतीय व संघीय सरकार एक दूसरे के क्षेत्र पर अतिक्रमण न करे। इस संबंध में अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद व लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल्स को प्राप्त थी। कि संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन इन लोगों का काम केवल क्या था कि संविधान की व्याख्या करना और इस बात का ध्यान रखना कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें एक दूसरे की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं करें। लेकिन निर्णय लेने का अधिकार जो था वो केवल ब्रिटिश संसद को और लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल्स को ही प्राप्त थे। अंतिम विशेषता है संरक्षण व आरक्षण। संरक्षण का अर्थ होता है कि हम किसी के संरक्षण में रहकर कोई कार्य कर रहे हैं, और आरक्षण का अर्थ होता है कि पहले से ही हमने कुछ रिजर्व कर रखा है। तो संरक्षण किसका प्राप्त था भारतीयों को? ब्रिटिश प्रशासन का। ब्रिटिश प्रशासन को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भारतीय अपना प्रशासन स्वयं संभालने के काबिल हैं। इसलिए उन्होंने इन कुछ विशेषाधिकारों के माध्यम से अपने हाथ में वो सभी विषय रखे जिनको वो संरक्षित करना चाहते थे, और कुछ छोटे छोटे अधिकार जो थे उस पर भारतीयों के लिए आरक्षण कर दिया गया था, और जिसमें सभी जाति और धर्म के लोगों को आरक्षित किया गया था। अगला पॉइंट है विधान मंडलों और मताधिकार का विस्तार। इस अधिनियम के द्वारा दोनों सदनों संघीय विधानसभा में 375 व राज्य परिषद में 260 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। 11 प्रांतों में से 6 विधान मंडलों को द्विसदनात्मक बनाया गया व प्रांतों में 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया, जिसमें निम्न सदन के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष और उच्च सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। जैसे वर्तमान में मताधिकार केवल 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन इस शासन अधिनियम में मताधिकार प्रांतों में केवल 10% जनता को प्रदान किया गया, और विधान मंडलों की संख्या निर्धारित कर दी गई कि 375 संघीय विधानसभा होगी और राज्य परिषद में 260 सदस्य होंगे। और प्रत्यक्ष और निम्न सदन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन और उच्च सदन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ होता है कि जब हम स्वयं जाकर मत अधिकार का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रत्यक्ष निर्वाचन के नाम से जानते हैं, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ ये होता है कि हम वोट न देकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वोट को दिलवाते हैं, उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो यहाँ पर इसी प्रकार की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता का अर्थ ये होता है कि प्रांतीय विधान मंडलों और संघीय व्यवस्थापिकाओं को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वे किसी भी प्रकार की सर्वोच्चता को प्रदर्शित कर सके। प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्थापिकाएं विशेष सीमाओं में रहते हुए संशोधन मात्र कर सकती थी और निर्णय नहीं कर सकती थी। अर्थात जाहिर था कि भारतीयों के भाग्य का निर्णय और अंतिम सत्ता ब्रिटिश संसद के पास ही थी। इसका अर्थ ये होता है कि भारतीयों को अधिकार देने के बाद भी
वो केवल एक परामर्श दे सकते थे, निर्णय नहीं दे सकते थे, न्याय नहीं कर सकते थे। इन सब का विशेषाधिकार ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त था। इसी से ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता जाहिर होती है। अगला पॉइंट है प्रस्तावना का अभाव। जब भी हम कोई बड़ा नियम, कायदा, कानून बनाते हैं तो हमने पढ़ा है भारतीय शासन अधिनियम बहुत ही लंबा और जटिल था, जिसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो इतना बड़ा अधिनियम होने के बाद इसमें प्रस्तावना का होना अति आवश्यक था। प्रस्तावना का अर्थ होता है उस बड़े रूप का छोटा रूप प्रस्तुत करना, लेकिन इस समय प्रस्तावना का पूर्णतः अभाव रखा गया, जिसकी वजह से भारतीय इस शासन अधिनियम को समझने में असमर्थ रहे। अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। इसका अर्थ होता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म और संप्रदाय मौजूद हैं। इन सभी में निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, जिससे ये अंग्रेजों की नीति स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी थी कि वो फूट डालो और राज करो का शासन अपना रहे हैं। इस समय आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी इस पद्धति का विस्तार कर दिया गया और संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में मुसलमानों को 1/3 स्थान प्रदान करने की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है भारतीय परिषद का अंग व गृह सरकार में परिवर्तन। भारत परिषद में भारत विरोधी दृष्टिकोण के कारण भारतीय जनता द्वारा इस परिषद के अंत की मांग की जा रही थी। अतः भारत मंत्री को सलाह देने हेतु परामर्शदाता नियुक्त किए गए और भारत सरकार की भारत मंत्री के नियंत्रण में और भी कमी कर दी गई। कहने को तो भारत परिषद थी, नाम भारत परिषद था, तो भारत परिषद में ब्रिटिश प्रशासन की कार्यकर्ता ही कार्य करते थे, जिसके अंत की बात कही जा रही थी और इसी के कारण गृह सरकार में भी काफी सारे परिवर्तन किए गए। अगला पॉइंट है बर्मा, बरार व अदन। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया तथा अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से हटाकर ब्रिटिश उपनिवेश विभाग को सौंप दिया गया। बरार पर निजाम हैदराबाद की नाम मात्र की सत्ता को स्वीकार किया गया, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से बरार को मध्य प्रांत में ही रखा गया। ये तीनों भारत के पड़ोसी राष्ट्र थे, जिनमें अलग अलग व्यवस्थाएं कर दी गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से हटाकर ब्रिटिश उपनिवेश में सौंप दिया गया और बरार को निजाम हैदराबाद के अधीन नाम मात्र की सत्ता में रखा गया। लास्ट पॉइंट है गवर्नर की स्थिति में विशेष परिवर्तन। इस अधिनियम के द्वारा संरक्षित और हस्तांतरित विषयों पर प्रांतीय विषय निर्वाचित मंत्री परिषद के अधीन कर दिए गए। गवर्नर उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर कार्य करता था, अर्थात वह गवर्नर जनरल के नियंत्रण से मुक्त था। लेकिन अब भी गवर्नरों को स्वयं विवेक की व्यक्तिगत निर्णय के अधिकार प्रदान किए गए, जिसके अनुसार गवर्नर 3 प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। नंबर 1, मंत्रियों के परामर्श के आधार पर प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ। नंबर 2, स्वयं विवेकी शक्तियाँ और नंबर 3, विशेष उत्तरदायित्व से संबंधित शक्तियाँ। अर्थात गवर्नर जनरल 3 प्रकार से लोकप्रिय मंत्रियों के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता था। पहला कि मंत्रियों के परामर्श के आधार पर जो प्रयोग करने वाली शक्ति थी, उन शक्तियों के अनुसार वो कार्य कर सकता है। नंबर 2, स्वयं विवेकी शक्तियाँ। इसका अर्थ ये होता है कि जब कभी उसे अपने स्वयं विवेक का प्रयोग करना हो, वो किसी भी कार्य में स्वयं विवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और तीसरा था विशेष उत्तरदायित्व से संबंधित शक्तियाँ।
विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि ब्रिटिश प्रशासन ने किसी कार्य को करने के लिए विशेष उत्तरदायित्व दिया हो।